हिफ्ज़ान सेहत। आज की शुमारी के साथ हम एक बार फिर सामीन की खिदमत में हाजिर हैं। और सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हिफ्ज़ान सेहत एक मुकम्मल प्रोग्राम जिसमें ये ख्याल रखा जाता है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से कि अपने उन तमाम सुनने वालों की उन तमाम सवालात का जवाब दिया जा सके या उन तमाम परेशानियों का जो सेहत की जानिब से लाहक हो जाती हैं इजाला किया जा सके। एक नए शुमारे के साथ हम हाजिर हैं और आज के हिफ्ज़ान सेहत प्रोग्राम में जो डॉक्टर हमारे साथ मेहमान हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, उनका तारुफ सबसे पहले करा देते हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, CGHS डिस्पेंसरी कालीबाड़ी मार्ग से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। और सामीन, ये आपने भी सुना होगा कि जो हमारी सेहत है और उस सेहत में अगर खलल पड़ता है, कोई ख़राबी पैदा होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार हमारे पेट पर होता है। कहते हैं कि अगर आपका पेट सही है, ठीक तरह से तमाम आज़ा उसके काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाते हैं। लेकिन अगर पेट डिस्टर्ब हो गया है, कोई परेशानी है पेट की तरफ से, तो उससे जुड़ी हुई इतनी सारी परेशानियां पे दर पे पेश आती हैं कि हम हैरान परेशान रह जाते हैं कि ये वजह भी हो सकती है पेट की खराबी से। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो आपसे गुफ्तगू करेंगे उसका मौजू यही है कि पेट से मुतालिक जो आम बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, उन परेशानियों की वजूहात क्या हैं। लेकिन एक पेशेंट के तौर पर ही जान लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने तमाम सुनने वालों को, कि जब हम बात करते हैं कि पेट खराब है तो असल में वो कौन कौन से आज़ा हैं हमारे पेट के, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको हम ये माने कि ये चीज़ खराब हो सकती है। हम तो ये समझते हैं कि जैसे पेट खराब है, हमने जो खाना खाया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और वो खराब है पेट, तो उसकी वजह से कुछ तकलीफें हैं। लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो आप पहले हमें ये समझाइए कि पेट में वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो अगर खराब होंगे तो कई तरह की परेशानियां होंगी। जी, तो अगर हम पेट की बात करें तो पेट हमारा खाने की नली, इसोफेगस से लेके स्टमक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन जिन्हें हम आंतें कहते हैं, और इनमें से अगर किसी में भी दिक्कत है, अगर पेट में दिक्कत है तो लोगों को एसिडिटी होती है, कई लोगों को इंटेस्टाइन में दिक्कत है तो लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकता है या फिर दस्त हो सकते हैं। और क्योंकि हम खाना जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, रोज़ हर कोई खाना खाता है ना, तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है हमारा पेट और इंटेस्टाइन सबसे ईजीली अफेक्ट हो जाते हैं। तो या तो पेशेंट हर कोई, अभी हम आज भी नॉर्मल भी OPD की बात करें तो OPD में हर तीसरा या चौथा मरीज़, हर किसी को पेट की तो दिक्कत है ही। या तो कोई बोलता है कि पेट फूल रहा है, या तो कोई बोलता है कि एसिडिटी है, कोई बोलता है खाना पच नहीं रहा, या तो किसी को आजकल फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है कि कब्ज़ है, हर किसी को कब्ज़ ही है। मतलब कुछ ना कुछ पेट की बीमारी तो हर किसी को है, जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। तो ये तो आपने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं। तो हम करते हैं शुरुआत, जो आपने भी फरमाया कि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे शख्स को आजकल है। तो ये कब्ज़ क्या वजह है? क्या हमारे रहने सहने का ढंग बदल गया है, वो वजह है, या फिर हमारा खाना कुछ इस तरह का है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे खाने में शामिल हैं जो अच्छी तरह हजम नहीं हो पाती हैं और कब्ज़ की वजह बन जाती हैं? जी, अभी हम जो कब्ज़ जो है, मैक्सिमम जो कब्ज़ है इस फंक्शनल कारण की वजह से है। मतलब कि कोई बीमारी नहीं है, बस फंक्शनल है। ये किस वजह से है? बिकॉज हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है, हमारे खाने का ढंग ठीक नहीं है। आजकल मैक्सिमम हर कोई स्क्रीन पे बैठा रहता है ना। काम का ढंग भी बदल चुका है पुराने ज़माने से। अगर हम अब देखें तो टेबल चेयर पे हर कोई काम करता है। और अगर हम खाने की बात करें तो खाने में भी आज पिज़्ज़ा ये सब आ चुका है, तो लोग फ्रूट, वेजिटेबल, फल, सब्जी ये सब तो खाते नहीं हैं। और फाइबर जो होता है, कोई हरी सब्जियां, ये सब हमारे बहुत कम हो चुका है। तो अगर हमारा खाने का ढंग अच्छा नहीं है और व्यायाम नहीं करते हैं रेगुलरली, एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये कारण है कि लोगों को मैक्सिमम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। मतलब कि कोई बीमारी नहीं है, बट कब्जियत बस हमारे रहन सहन के कारण है। यानी बदलता हुआ जो हमारा लाइफस्टाइल है वो, और हमारे खाने पीने की जो आदतें बदल गई हैं वो। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो जहन में आता है कि बहुत आसानी से हमारे जो लिविंग स्टाइल है उसको बदलना मुमकिन नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि घंटों हम बैठकर काम करते हैं। दूसरा ये कि चूंकि जिंदगी इतनी तेज हो गई है
तो ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमें घर का खाना मैसर आए तो हम बाहर के खाने पर भी इन्हिसार करते हैं। ये तो किया जा सकता है कि जैसे आपने कहा कि जंक फूड और जो पैक्ड फूड्स हैं उनसे हम बचे, लेकिन इसी जीवन शैली में, इसी जो जिंदगी का जीने का तरीका है, उसमें हमें कौन से ऐसे सुधार कर लेने चाहिए कि हम इस लाइफस्टाइल के साथ जी सकें और कब्ज से भी बच सकें। तो सबसे पहले तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूर, अपने जो भी तुम्हारा जीवन शैली है उसके अंदर थोड़ा सा व्यायाम, योगा, मेडिटेशन या रनिंग कर लो, थोड़ा सा दौड़ लो या नॉर्मल वॉक भी कर लो अगर मॉर्निंग इवनिंग के अंदर, जो कि अगर आप आधा घंटा भी निकालते हो हफ्ते में 4 या 5 दिन तो वो भी ठीक है। और खाने के अंदर अगर आप खाने की बात करें तो फल, अगर आप कोई एक फल कोशिश करें, अगर आप रोज़मर्रा में आप एक एक फल अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करें और सब्जियां भी इंक्लूड करें डाइट के अंदर। बिकॉज अगर हम अभी खाना देखें तो हम खाना तो खा लेते हैं बट खाना जो है वो पौष्टिक नहीं है, वो बिल्कुल भी आहार न्यूट्रिशियस नहीं है, बैलेंस्ड ही नहीं है। तो हमारे को अपनी डाइट को, अगर आप बाहर खा रहे हैं तो कभी आप थोड़ा सा एक डाइट के अंदर सलाद इंक्लूड कर दें, एक बार की थोड़ा सलाद इंक्लूड कर दिया, फल इंक्लूड कर दिया, थोड़ा थोड़ा सब्जियां बीच बीच में अलग अलग तरह की सब्जियां इंक्लूड कर दी और थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज। आपने अभी जो बात की थी तो उसमें आपने इस्तेमाल किया कि फाइबर नहीं होता है। ये हम बहुत बार सुनते हैं कि अगर हम ऐसी गज़ा खाएं जिसमें फाइबर है, यानी रेशे वाली गज़ाएं, तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो क्या आप मुख्तसरन इस पर रोशनी डाल सकेंगे कि वो कौन सी सब्जियां या वो कौन से फल हैं जिसमें बड़ी मिकदार में हमें फाइबर मिल जाता है? तो सलाद में जो भी हम खीरा, गाजर, मूली या कोई भी हरी सब्जियां हो गई, तो इन सब में फाइबर बहुत ज़्यादा है। फाइबर का एक और एडवांटेज है, देखो फाइबर का एक एडवांटेज है कि ये हमारा जो पेट है वो थोड़ा ठीक रखता है, साफ रखता है, आपको कब्जियत से बचाता है। दूसरा इसका फ़ायदा कोलेस्ट्रॉल में भी है, तो अगर आप ज़्यादा फाइबर खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में भी आपको हेल्प करता है। ये डॉक्टर साहब, हमने ये बात की कि हमारी बदलती हुई जिंदगी और जो हमारे खाने पीने के तरीके हैं उसकी वजह से ये कब्ज हो रहा है। बुनियादी तौर पर ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ दूसरी भी ऐसी फिजिकल कंडीशंस हैं, कोई दूसरी बीमारियां जिनकी हम दवा ले रहे हैं, क्या वो भी कभी कब्ज का बाइस बन जाती हैं? कई दवाइयों से भी हमें कब्ज हो सकता है। कई बार हम एंटासिड लेते हैं, आयरन लेते हैं, और भी कई सारी दवाइयां हैं जिनसे हमारे को कब्ज हो सकता है। बाकी कुछ बीमारियां भी हैं। अगर कब्ज है और साथ में अगर आपका उम्र ज़्यादा है, वज़न कम हो रहा है और भूख नहीं लग रही है, तो फिर जैसे कैंसर हो गया या कुछ मोटिलिटी डिसऑर्डर है, तो कई बीमारी हैं, कई दवाइयां हैं जिनके कारण हो सकते हैं। इसी पर एक सवाल, जी आप अपनी बात जारी रखिए। पर मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम जो आते हैं हमारे पास कब्ज के मरीज, मैक्सिमम लोगों को फंक्शनल कब्ज ही होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है बट वो बहुत कम है। जी, तो कई लोग जो है कब्ज के लिए दवा ले लेते हैं बजाय इसके कि जो आपने तदाबीर बताई कि ये किया जाए, खाने पीने में बदलाव, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा पैदल चलें या मेडिटेशन या योगा का सहारा लें। लोग क्या करते हैं कि वो एक रात में या सुबह खाली पेट उठे और कोई एक टैबलेट ली और उन्हें लगा कि इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो दवा के जरिए लोग कब्ज को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्या ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है? क्या ये एक शॉर्टकट हो सकता है इसे दूर करने का? जी, जो दवाई हम देते हैं वो जनरली नुकसान नहीं करता, क्योंकि हम वो लैक्सेटिव देते हैं या तो कोई प्रोकाइनेटिक एजेंट देते हैं। तो जो लैक्सेटिव हम कुछ भी देते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता शरीर के अंदर, तो सिर्फ वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में रहता है और निकल जाता है। तो वो उस समय के लिए है जब आपको आपके लाइफस्टाइल से भी आपको आराम नहीं आ रहा, तब हम दवाई देते हैं। दवाइयों का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट फिर दवाइयों से साइकोलॉजिकल ये होता है कि एक बार अगर पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो गया तो अगली बार आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर आप और लोगे, तो डिपेंडेंसी बढ़ती रहती है आपको दवाइयों पर। तो बेटर ये होगा कि आप पहले अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें और अपना फाइबर ज़्यादा बढ़ाएं, और अगर आपको तभी भी इंप्रूवमेंट नहीं है तब फिर आप आके दवाइयों का तब इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, अगर बहुत लंबे अरसे तक किसी को कब्ज रहता है तो क्या ये जो सिचुएशन है ये नुकसानदेह हो सकती है? बहुत ज्यादा टाइम तक किसी को कब्ज है तो क्या वो किसी दूसरी बीमारी की वजह बन जाएगा? नहीं, वो किसी और बीमारी का, अच्छा अगर कब्ज है, आपको बहुत लंबे समय से कब्ज है, तो आपको जाके एक बार इवेल्युएट कराना जरूरी है कि कहीं ये कुछ और कारण तो नहीं है कब्ज का, है ना, कि और भी कारण होते हैं कब्ज होने के, तो कहीं ये कुछ और कारण तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है ना, या ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, कहीं एब्डोमिनल टीबी तो नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं, तो आपको एक बार इवेल्युएट कराना जरूरी है। तो सामीन, वैसे बज़ाहिर कब्ज बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसे मुसलसल नजरअंदाज करेंगे तो फिर ये एक बीमारी बनने में देर नहीं लगाएगा। डॉक्टर साहब, दूसरी एक और परेशानी जो बहुत
लोगों को है और आम है कि अक्सर हम सुनते हैं कि एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम बताते हैं लोग, और वो इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि लोग तरह तरह के नुस्खे खुद भी आजमाते हैं, डॉक्टर को भी दिखाते हैं। तो ये गैस असल में क्या है और क्यों है और इसका इलाज क्या है? जी, एसिडिटी तो सब वहीं पर ही उठ के आ जाता है जो हमारा रहने का लाइफस्टाइल है। तो आजकल जो मरीज़ हैं या तो बोलते हैं कि एसिडिटी है, या तो पेट फूल रहा है ना, और खाना पच नहीं रहा है, ठीक है, या तो कुछ लोगों को रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि खाना ऊपर की तरफ आ जाता है खाने की नली में। कुछ लोग बोलते हैं कि खाना ऊपर आ रहा है, छाती में जलन हो रही है या छाती में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एसिड होता है जो बनता है, नॉर्मली बनता है एसिड, और हमारी जो खाने की नली होती है उसके नीचे जो मांसपेशियां होती है वो जनरली बंद करके रखती हैं, पेट के कंटेंट को ऊपर नहीं आने देती हैं, और जब भी हम खाना खाते हैं तो रिलैक्स हो जाती है, तब खाना नीचे आता है। बट अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो कई बार हमारा एसिड ऊपर आने लग जाता है, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल कभी बार खाना ऊपर आता है जो कि नॉर्मल है, बट अगर वो आपको दिक्कत करना शुरू कर दे, लोगों को छाती में दर्द या छाती में जलन होना शुरू हो जाए, तो एक तो बीमारी होती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की बीमारी होती है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर भी पेशेंट ये बोलता है कि एसिडिटी हो रही है, छाती में जलन हो रही है, और और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो आजकल कॉमन हो गई हैं जो कि पहले कॉमन नहीं थी, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज हो गया या फिर इरिटेबल बावल सिंड्रोम हो गया, जो कि पहले इतनी कॉमन नहीं थी, बट क्योंकि अब हाइजीन जो हमारा है, हम थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं, जो स्वच्छता हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हाइजीन जैसे हमारा इम्प्रूव हो रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है, इन्फेक्शन वाली बीमारियां वो थोड़ी कम होती जा रही हैं। आजकल हमें नहीं सुनने को मिलता कि हर किसी को दस्त हो रहा है या कुछ हो रहा है, थोड़ा कम हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, और कुछ बीमारी अब ज़्यादा कॉमन धीरे धीरे बढ़ रही हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज या फिर इरिटेबल बावल सिंड्रोम। ये क्या है? ये इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज की बात करें, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे अंदर जो पेट के अंदर जो कुछ कीटाणु जो नॉर्मली रहते हैं उसके अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो लोगों को इसके अंदर या तो कहते हैं इसके अंदर पूरा हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें अलग तरह के पेशेंट को, कई लोग आते हैं जैसे पेट में दर्द हो रहा है, और फिर उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है, साथ में जो हमारी जो बावल हैबिट है, पॉटी जाने की हैबिट है, वो साथ में बदल जाती है, और अगर हम वॉशरूम फ्रेश होके आते हैं तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, साथ में खून भी आ जाता है पॉटी के साथ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और तो ये सब भी आजकल कॉमन हो गई हैं। बाकी अगर हम देखें, पाइल्स भी कॉमन हो गया है, या फिर नीचे से ब्लड आना, पाइल्स हो गया, तो ये सब बीमारियां हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो इसका इलाज क्या होगा डॉक्टर साहब? अगर हम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, खाना का कंटेंट जो मैंने बोला ऊपर आता है, जो कि नॉर्मल है। हाँ। बट अगर वो किसी को दिक्कत करता है तो हम क्या करते हैं, एसिड को कम करने की कोशिश करते हैं दवाइयों से। बाकी उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम आपको वही लाइफस्टाइल बोलेंगे। अगर किसी का वजन ज्यादा है तो आप वजन कम करें, एक्टिविटी स्टार्ट करें, ठीक है। अगर रात को ज्यादा हो रही है तो सिरहाने को थोड़ा ऊपर कर लें सोते समय, और सोने के बीच में और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का इंटरवल रखें कि खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे तक ना सोएं। तो इसके अंदर ये कर सकते हैं। बाकी तो जो इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज है उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं। अच्छा, इसमें जैसे अगर किसी को इसका इल्म नहीं है कि उसको ये गैस की प्रॉब्लम है, तो और है उसको अगर हो रही है प्रॉब्लम, तो इसके सिम्टम्स किस तरह के होंगे जो हम ये पहचानें कि अगर ये तकलीफ है? क्योंकि जैसे कई बार आपने बताया कि कई बार छाती में दर्द हो जाता है, और उसमें लोगों को लगता है कि कहीं मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इसमें हम कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जी, जो अगर हार्ट में जो देखो, जो छाती में जो दर्द हो रहा है, अगर साथ में घबराहट हो रही है और पसीना आ रहा है, और छाती में जो दर्द है वो बहुत जकड़न जैसा दर्द है और बहुत तेज दर्द है, तो जनरली फिर हम सोचते हैं कि वो थोड़ा हार्ट की तरफ है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर सबसे पहले, अगर किसी को भी छाती में दर्द होता है और उम्र ज़्यादा है और साथ में घबराहट या कुछ है, फिर तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है, ताकि फिर हम देखेंगे कि वो हार्ट है कि क्या है। और अदरवाइज नॉर्मल पेन है, ज़्यादा तेज़ नहीं, अमाउंट थोड़ा कम है, खाने से आपका प्रेसिपिटेट हुआ था, खाने के बाद अगर आपका हो गया था, आपने कोई फैटी मील खाई थी, उसके बाद आपको दर्द हुआ है, कुछ बाहर का खाया है, और ऐसे कोई घबराहट नहीं है, कोई पसीने कुछ नहीं आ रखा है, तो जनरली फिर वो एसिडिटी से एसोसिएटेड हो सकता है। अच्छा, उसमें ज्यादा परेशानी वाली बात उसमें नहीं है, वो एक आम बात हो सकती है। एक अक्सर बच्चों में देखने में आता है कि उन्हें पेट दर्द बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो ये बच्चों में जो पेट दर्द बार बार है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं?
बच्चों में भी फंक्शनल पेन बहुत कॉमन होता है। बाकी तो हम बच्चों के अंदर वर्म्स की भी बात करते हैं बच्चों के अंदर, या तो कुछ बच्चों में सीलियक डिजीज़ भी होती है, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है जो घबराने वाली सीलियक डिजीज़ है। बाकी तो फंक्शनल पेन होता है ज़्यादातर बच्चों को। अच्छा। और वो अपने आप उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वो भी और कई बार वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से दर्द होता है। तो ये जो वर्म्स हैं अगर बच्चों के, तो इसके लिए क्या किया जाता है डॉक्टर साहब? वर्म्स के लिए तो सरकार का प्रोग्राम भी है, नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम है। 1 से 19 साल के बच्चों को साल में 2 बार हम लोग एल्बेंडाजोल या कोई भी हम वर्म के अगेंस्ट दवा देते हैं, ठीक है, एंटीप्रोटोजोल देते हैं, साल में 2 बार देते हैं मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर। तो वह तो हम देते ही हैं। बाकी अगर कोई भी आता है जिसको कीड़े दिखाई देते हैं पॉटी के अंदर, तो उसको हम दवाई से फिर। तो ये हम खुद भी खरीद कर दे सकते हैं बच्चों को, कोई भी पेरेंट्स? हाँ, दे सकते हैं, साल के अंदर 2 बार। 2 बार देनी है 6 महीने के वक्त। 6 महीने के। जी। अब आते हैं हम के पेट में अल्सर, ये सुना जाता है अक्सर कि इनके पेट में अल्सर है। तो ये अल्सर असल में क्या है और कितना खतरनाक है? अल्सर जैसे कि नाम, अल्सर मतलब घाव हो गया पेट के अंदर, है ना। तो पेट के अंदर घाव या तो पेट में या स्टमक या ड्योडेनम के अंदर होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं इसको। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण हो सकते हैं या तो आप कोई पेन किलर खा रहे हैं, या तो वो हो सकता है, या तो एक इन्फेक्शन होता है हेलिकोबैक्टर पायलोराई का, एच पायलोराई इन्फेक्शन होता है। अच्छा। बाकी सिगरेट हो गया, या फिर स्मोकिंग हो गया, या अल्कोहल ले रहे हैं, या कोई स्ट्रेस हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है, या कोई बर्न का पेशेंट हो गया। तो इसका इलाज आसान है? जी, इसके अंदर इसका इलाज आसान है कि इसके अंदर हमें अगर पता चलता है कि अल्सर है, तो फिर हम लोग वही एसिड जो बन रहा है उसको पहले कम करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो कारण है, अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवाई देते हैं, जो भी कारण है उसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसका सर्जिकल भी है ट्रीटमेंट क्या, या सिर्फ दवा से हो जाता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट तो वो तो बहुत पुराना हो गया। अब आजकल तो दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम देते हैं, इफेक्टिव हैं वो सब। और बाकी हमें कारण को ट्रीट करना होता है कि अगर एच पायलोराई इन्फेक्शन अगर आता है तो हम उसकी दवाई देते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम आगे देखते हैं, फिर हम एस्केलेट करते हैं। बाकी इसका ये कि अगर इलाज नहीं होता तो इसके फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जनरली, कि ब्लीड कर गया, कभी अल्सर, कभी सुनते हैं कि उल्टी में खून आ गया किसी को, है ना। तो उल्टी में खून आ गया तो मतलब कि वो ब्लीड कर गया अल्सर, है ना, या तो फट गया अल्सर ही, परफोरेट कर गया, या तो क्रॉनिक हो गया तो फिर इन्फ्लेमेशन के बाद बंद हो गया रास्ता वहाँ का, थोड़ा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे ये सब कॉम्प्लिकेशन है। बट यूजुअली आजकल तो हम ट्रीट कर देते हैं, वी हैव इफेक्टिव, हमारे पास अच्छी ड्रग्स, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। तो ये उम्मीद अफजा बात है कि अच्छी दवाओं की वजह से कोई ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल नहीं बनती। पेट से ही जुड़ा हुआ होता है हमारा जिगर, लीवर जिसको हम कहते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि लीवर ख़राब है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, सूजन आ गई है उस पर, फैटी हो गया है हमारा लीवर। तो एक आम इंसान की तरह सोचें अगर, तो हमें तो समझ नहीं आता है कि भाई अगर हमारा लीवर फैटी हो गया तो क्या हुआ, काम तो वो तब भी कर पाएगा। तो आप बताइए कि लीवर का फैटी हो जाना, उस पर सूजन आ जाना, ये क्या है और ये हमारे सेहत को किस तरह से मुतासिर करता है? तो फैटी लिवर अगर हम देखें तो अभी अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन को देखते हैं तो कई लोगों को फैटी लिवर मिल जाएगा अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया तो। अब ये किस वजह से? बिकॉज उनका अगर वो ओबेसिटी है, मोटापा अगर है, तो जैसे फैट शरीर में डिपॉजिट होता है ऐसे ही लिवर के अंदर भी डिपॉजिट हो गया। देखो, अगर फैटी लिवर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम नहीं, पहले हम सोचते थे कि अल्कोहल से ही लिवर खराब होता है। अच्छा। अल्कोहलिक सिरोसिस ही होती है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है, फिर सिरोसिस होते हैं, लिवर खराब होता है। बट अभी नई कुछ जमानों से हमें पता चलने लगा है कि एक और बीमारी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मतलब अगर आप चाहे अल्कोहल भी नहीं लेते हैं तो उसके बाद भी फैटी लिवर डिजीज, फिर उसके बाद भी ये डिजीज जो है प्रोग्रेस कर सकती है आगे। अच्छा। तो ये भी अब आजकल देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले तो इतना ऐसे ओबेसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, वो तो अब के ज़माने में ये बीमारी दिख रही है हमारे को, तो अब ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर फैटी लिवर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, वेट को अपना, अगर वजन ज़्यादा है तो वजन अपना कम करना है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चल गया फैटी लिवर होने से कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ये पता है कि एक नाम की बीमारी होती है जो ये प्रोग्रेस कर सकती है। तो आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। एज सच फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है कि। और वैसे अगर देखा जाए तो लीवर का जो काम है बुनियादी तौर पर, वो कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारा पेट भी सही रहे? हाँ जी, लिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोटीन लिवर में बनते हैं। सारा डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सफाई करने का काम भी लिवर का ही है, शरीर की सफाई करना। बाइल एसिड लिवर से बनता है, तो जो एब्जॉर्प्शन है, फैट की एब्जॉर्प्शन, वो भी लिवर ही करा रहा है। तो लिवर के बिना तो कुछ काम है नहीं, लिवर से सारे प्रोटीन सब कुछ लिवर से बन रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा लिवर हमेशा
सेहतमंद रहे, अच्छी तरह से काम करता रहे, तो हमें क्या लाइफस्टाइल में अपने करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें, एक तो आपने बताया है अल्कोहल, हाँ, शराब अवॉइड करना है, अवॉइड करें शराब को, अल्कोहल को अवॉइड करें, और बाकी अपना अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, थोड़ा वजन अपना कम करें। बीएमआई जो भी आपका है आप उसको लिमिट में, बीएमआई की लिमिट में अपना लेकर आए, अपना बीएमआई ज़्यादा ना रखें और अपना हेल्थी लाइफस्टाइल बस रखें। आपने कई मर्तबा ये इस बात का जिक्र किया है कि मोटापा जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो कई बार मैंने ये देखा डॉक्टर साहब के लोग मोटे नहीं हैं, उनका वजन उतना नहीं है, लेकिन उनका पेट बड़ा हुआ होता है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा हुआ जो पेट है ये क्यों है? बड़ा हो पेट जी देखो, उससे हमारा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे को देखना है बीएमआई कितना है। अच्छा। इंसान का बीएमआई अगर लिमिट से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो रिस्क फैक्टर है। बिकॉज हम लोग एशियन हैं और एशियन अमेरिकन की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम लोग पहले से ही हम ज़्यादा रिस्क पर होते हैं हार्ट डिजीज के। तो हमारा, क्योंकि हमारा जो डिपोजिशन है फैट का, वो विसरा में जो अंदर, जो शरीर के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है जनरली हार्ट और इन सब जगहों पे डिपॉजिट हो जाता है। तो अमेरिकन के कंपैरिजन में हमारा ज़्यादा रिस्क है। एशियन ऑलरेडी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं हार्ट डिसीज के। तो अगर सबको अपना बीएमआई देखना इज इम्पॉर्टेंट कि आपका कितना है, आपका बीएमआई कितना है। अगर वो नॉर्मल रेंज पे है तो ठीक है, आपके हाइट के हिसाब से जो आपका वेट है। मुझे लगा कि चूंकि जो खवातीन हैं वो ज्यादा इसका शिकार होती हैं कि उनका पेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो शायद कोई आप ऐसी उम्मीद अफजा बात बताएंगे कि जो प्रोग्राम सुनने वाली जो खास बहनें हैं अगर खवातीन, तो उन्हें लगेगा कि हाँ हम इस तरीके से अपना पेट कम कर सकते हैं। लेकिन खैर जो भी गुफ्तगू रही, सैर हासिल रही आपके साथ, और हमने जाना कि पेट में दरअसल वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पेट से मुंसलिक हैं और जिनको सेहतमंद रखना किस लिए ज़रूरी है। और आपने बहुत तफसील के साथ डॉक्टर साहब हमें बताया कि हम किन तरीकों से अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत तब्दील करके और अपने खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जो पेट है हमारा, जो तमाम सेहत का दारोमदार जिस पर होता है, वो सेहतमंद रह सकता है। तो डॉक्टर पंकज शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद बातें आपने बताई। उर्दू सर्विस की जानिब से मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।